नमस्कार और स्वागत है आपका मान्य एजुकेशन में। आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ये जो हम लोग यूनिट कवर कर रहे हैं एमपीपीएससी 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल का, वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम क्या है ना? तो साइबर क्राइम ये नॉर्मल क्राइम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? इस तरह के क्राइम में कंप्यूटर अथवा मोबाइल, कोई ऐसा डिवाइस जिससे डेटा ट्रांसफर होता हो, तथा इंटरनेट के उपयोग से होने वाले अपराध को साइबर क्राइम कहा जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें होना इसमें ज़रूरी है? इंटरनेट होगा और कंप्यूटर या मोबाइल भी होगा, ठीक है, ऐसा कोई डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये जो है वो साइबर क्राइम होता है। नॉर्मल क्राइम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये साइबर क्राइम, और थोड़ा सा चूँकि अब डिफरेंट है इसलिए इससे बचाव के तरीके भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि साइबर क्राइम क्या है। कंप्यूटर अथवा मोबाइल तथा इंटरनेट के उपयोग से होने वाले अपराध को साइबर क्राइम कहा जाता है। अब ये दो कैटेगरी का होता है बेसिकली। एक होता है कंप्यूटर एज अ टारगेट, दूसरा होता है कंप्यूटर एज अ वेपन। कंप्यूटर टारगेट के रूप में कब इस्तेमाल होगा? जब कंप्यूटर में कोई डेटा है, उस डेटा को ही उड़ाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कंप्यूटर ही आपका शिकार होगा, कंप्यूटर टारगेट होगा। और कंप्यूटर को वेपन के रूप में, हथियार के रूप में कब इस्तेमाल किया जाएगा? जब व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है और उसके कंप्यूटर के माध्यम से पहुंचाना है। जैसे किसी की इमेज खराब करनी है, ठीक है, जो क्राइम करेगा वो किसी व्यक्ति की इमेज खराब करना चाहता है तो वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगा, कंप्यूटर को वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो दो प्रकार से साइबर क्राइम का इस्तेमाल होता है। दो प्रकार से साइबर क्राइम होते हैं। एक होता है कंप्यूटर एज अ टारगेट, जहाँ पर कंप्यूटर शिकार के रूप में उपयोग होता है। दूसरा होता है कंप्यूटर एज अ वेपन, जहाँ पे कंप्यूटर हथियार के रूप में उपयोग होता है। साइबर क्राइम के प्रकार देख लेते हैं। ये हम लोग जो अभी प्रकार देखेंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने ही हैं, इससे ज़्यादा भी हैं। नित नए नए चीज़ें आ रही हैं। क्राइम बहुत इसमें प्रिवलेंट है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नए नए तरीके से क्राइम भी हो रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही होते हैं। पहला है हैकिंग, ठीक है, ये एक एक करके हम जानेंगे इनके बारे में अभी ना। अभी हैकिंग वगैरह सब करके बारे में जानेंगे। हैकिंग अब समझ ही गए, डेटा चुराना वगैरह ये सब है ना, अवैध रूप से प्रवेश करना किसी कंप्यूटर में। वायरस, वर्म या ट्रोजन, ठीक है, ये वायरस वगैरह तो आप जानते ही हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जहाँ पे किसी सर्विस को रोक दिया जाता है। किसी कंपनी को बर्बाद करना हो तो उसकी मुख्य सर्विस रोक दीजिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, जहाँ पे सॉफ्टवेयर को ही चुरा लिया जाता है, सॉफ्टवेयर को अनाधिकृत रूप से कॉपी कर लिया जाता है। ऑब्सीन कंटेंट यानी कि अश्लीलता बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जानने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ख़राब है। फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी पहचान बदल के क्राइम करता है। फिशिंग यानी कि वेबसाइट की या मोबाइल ऐप की ही पहचान बदल दी जाती है। स्पैम, जहाँ पे आपको जंक डेटा, ख़राब डेटा, गलत डेटा आपको बार बार आपकी ओर डाला जाएगा ताकि आप जो यूज़फुल डेटा है वो प्राप्त ना कर सकें। एटीएम फ्रॉड्स, एटीएम में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। और मोबाइल फ़ोन हैकिंग। तो इतने प्रकार से साइबर क्राइम हो सकते हैं, एक एक करके हम इनके बारे में अभी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैकिंग के बारे में। क्या है? किसी कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना या डाटा को अनुचित रूप से चुराना, ये हैकिंग कहलाता है, ठीक है। हैकर क्या काम करते हैं? आपके डेटा को चुरा लेते हैं, आपके डेटा को लॉक कर देते हैं, आपके डेटा को डिलीट कर देते हैं, ये सब करते हैं। तो आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से आपकी इजाज़त के बगैर प्रवेश करते हैं और डेटा को अनुचित तरीके से हानि पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ हैकिंग हो गई। अपराधी इसका उपयोग महत्वपूर्ण डेटा को चुराने या उसमें बदलाव करने के लिए कहते हैं। चुराना तो ठीक है, समझ गए, बदलाव क्यों करते हैं? ताकि आप उस डेटा को एक्सेस न कर पाएँ, एनक्रिप्ट कर देते हैं, या फिर एक्चुअल डेटा आपको ना मिले, उसकी जगह पे आपको दूसरा डेटा मिले, आपको नुकसान हो, ठीक है। तो इस तरह से डेटा को खराब कर देते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ आनंद या अकारण के लिए अकारण भी करते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन मैंने इसलिए ऐड करी है क्योंकि कई बार क्राइम हो जाने पर, हैकिंग हो जाने पर बाद में पता चला है कि जो हैकर था वो सिर्फ आनंद के लिए कर रहा था, सिर्फ मज़े के लिए कर रहा था, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो ये भी एक पक्ष है, ये भी एक साइड है हैकिंग का। नेक्स्ट चीज़ है वायरस, वर्म या ट्रोजन। ये जो होते हैं ये मैलिशियस कोड्स होते हैं। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर समझ नहीं पाता और असामान्य व्यवहार करता है उसे वायरस, वर्म या ट्रोजन कहते हैं,
ठीक है, असामान्य व्यवहार करने पर मजबूर करता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर इस तरह के प्रोग्राम जो है वो समझ नहीं पाता। तो जो वायरस आपके डाटा की जासूसी करते हैं उन्हें ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ये ट्रोजन जो है ना, ट्रोजन जासूसी करने वाले वायरस होते हैं, तो आपके कंप्यूटर में आके आपका डेटा किसी और को पहुंचा देंगे। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है ट्रोजन। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जैसे मैंने कहा था कि किसी कंपनी की जो मेन सर्विस है उसी को रोक दो। अब जैसे कोई शॉपिंग की वेबसाइट है, उसका आप पेमेंट गेटवे ही रोक दीजिए तो बेचारा उसका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो यही काम करता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यह ऐसी स्थिति है जिसमें अपराधी आपकी बैंडविड्थ का उपयोग इस प्रकार से करता है कि आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट से जुड़कर कुछ भी ओपन नहीं कर पाते। ठीक है, और अपराधी की मंशा क्या होती है, आपको डेटा ओपन करने से रोकने की होती है। यह वेबसाइट तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हो सकता है। क्या होगा, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कोई शॉपिंग वेबसाइट है जो सामान ऑनलाइन सेल करती है, अब आप उसका पेमेंट गेटवे ही रोक दीजिए, आप उसकी बैंडविड्थ का उपयोग कर लीजिए, पेमेंट गेटवे नहीं चल रहा है वेबसाइट में, तो क्या होगा, कस्टमर सामान नहीं खरीद पाएगा, कंपनी बर्बाद होगी। और ये क्या होता है, वेबसाइट और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हो सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, अनट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम तथा पायरेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा सिस्टम के प्रोग्राम्स को क्षति पहुंचाना और अवैध रूप से वैधिक प्रोग्राम्स को कॉपी करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। बहुत सारे जो इंडिया में ही आप अपने आसपास ही देख लीजिए, सॉफ्टवेयर जो है पायरेटेड यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, सॉफ्टवेयर की कीमत नहीं चुकाते, पायरेटेड कॉपी किया हुआ अनधिकृत सॉफ्टवेयर जो है, अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब ये जो अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, पहले बात तो ये है कि उस कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं जिस कंपनी ने उसे बनाया है ना, कंपनी ने बनाया है उसे बेचने के लिए, लेकिन अब किसी ने उसको कॉपी कर लिया, उसकी पायरेसी कर ली, तो कंपनी के पास रेवेन्यू आएगा नहीं, तो ज़्यादा दिन तक वो कंपनी टिकेगी नहीं। ये एक बहुत चीज़। अब इस चीज़ को किस तरह से हथियार बनाया है क्राइम करने वाले लोगों ने, कि अब एक सिंपल सा उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। कोई फिल्म रिलीज़ हुई, अब करोड़ों रुपए लगा के फिल्म रिलीज़ होती है, अब उसकी कॉपी को ऑनलाइन लीक कर दिया जाए। अब लोग बाग उसकी कॉपी को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके और देख लेंगे और फिल्म देखने जाएंगे ही नहीं। तो अब प्रोड्यूसर का क्या होगा, प्रोड्यूसर को कमाई नहीं होगी, अब अगली बार वो फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, वो मतलब हो सकता है फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो जाए, बर्बाद हो जाए। इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज के साथ भी यही होता है कि उनके पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का उपयोग हो जाता है जिससे उनको रेवेन्यू नहीं मिलता। और दूसरा चीज़ ये भी है कि जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उनमें सिक्योरिटी नहीं होती है ना, बहुत सारे एंटीवायरस भी उस पर काम नहीं करेंगे क्योंकि वो सिक्योर ही नहीं है, अनट्रस्टेड है। ठीक है, इस वजह से, और अब अनट्रस्टेड है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, तो फिर तो हैकर के मजे ही मजे, क्योंकि वो उसमें अपना जो वायरस वगैरह है वो भी बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से वायरस अटैक भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट चीज़ है अश्लीलता, जो कि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसी तस्वीरों और कंटेंट को इंटरनेट के द्वारा संचार करना जो सभ्य समाज के लिए नहीं है, उसे अश्लीलता कहा जाता है। तो इसमें क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसमें होता ये है कि किसी भी व्यक्ति की इमेज खराब की जा सकती है और किसी भी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ खराब की जा सकती है। और एक चीज़ ये भी है कि इंटरनेट पे ऑलमोस्ट 30 to 40% डेटा ऐसा है जो कि काम का नहीं है या फिर इसी श्रेणी में आता है ना, ऑब्सीन की श्रेणी में आता है। अपराधी क्या करता है इससे, अपराधी ज़्यादातर इसका उपयोग किसी को बदनाम करने के लिए करता है। किसी को बदनाम करना हो, इमेज उसकी खराब करनी हो, तो फिर इस तरह के अश्लीलता का उपयोग किया जाता है। इसमें मॉर्फिंग वगैरह का भी यूज़ करते हैं, जैसे धड़ किसी और का है, सर किसी और का है ना, ये चीज़ वीडियो में भी, फोटोज़ में भी सब में हो जाती है। तो इस तरह से अश्लीलता जो है वो फैलाकर क्राइम किया जाता है। फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति अपनी पहचान बदल देता है ना, ये फोटो में जैसे आप देख रहे हैं ना, मुखौटा लगाया हुआ है, तो किसी अन्य व्यक्ति या संगठन की आइडेंटिटी का गलत उपयोग कर महत्वपूर्ण सूचनाएं हासिल करना फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। यानी कि सपोज करिए कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, मैंने उसके नाम से एक ईमेल ID बनाया और उसके जो सप्लायर्स हैं उनको ईमेल कर दिया और उनसे महत्वपूर्ण चीज़ें हासिल कर ली। ये चीज़ क्या हो जाता है, फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। यहाँ पर आइडेंटिटी अपनी छुपा ली गई है और अब उसके बाद क्या होता है, आइडेंटिटी छुपा कर बहुत कुछ अगर डेटा आपको मिल गया है तो फिर आप बहुत ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ है इसमें, अपराधी इसका उपयोग डेटा को हासिल करके ब्लैकमेल करने के लिए भी कर सकता है।
बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है आइडेंटिटी थेफ्ट। हालांकि अब तो बहुत जो है कि वो कम हो गया। जब शुरू शुरू में इंटरनेट, आज से 10 साल पहले, ये बहुत ज़्यादा चल गया था। मतलब बहुत ज़्यादा क्राइम इस तरह से होने लग गए थे आइडेंटिटी थेफ्ट के। फिशिंग में मैं आपको एक सीधा सीधा बता दूं, आपको एक मैसेज आता है, सपोज आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और आपको एक लिंक दी जाती है SBI बैंक की, ठीक है। आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके कंप्यूटर पे खुल जाता है SBI बैंक की वेबसाइट। अगर आप URL में नहीं देखेंगे, हो सकता है वो जो वेबसाइट खुली है उस लिंक पे क्लिक करके वो SBI जैसी हूबहू दिख रही हो, लेकिन वो SBI ना हो, मतलब SBI का ही क्लोन हो। अब आप क्लोन वेबसाइट में यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे और पासवर्ड मिल जाएगा हैकर को। ये चीज़ होती है फिशिंग। तो पहचान को छुपाकर या गलत पहचान बताकर आपकी महत्वपूर्ण सूचनाओं की चोरी करना फिशिंग कहलाता है। अब इसका उपयोग कैसे होता है? मेल भेजकर, है ना, मैंने SBI के नाम से मेल भेज दिया आपको, आपने अपनी सूचना दे दी। वेबसाइट बनाकर, अभी मैंने जो आपको उदाहरण दिया है वो वेबसाइट वाला थे, या वेब पेज का क्लोन बनाकर किया जा सकता है। तो इस तरह से किसी भी वेबसाइट, ऐप, ईमेल, ये सब का एक क्लोन बनाया जाता है, आपको लिंक पहुंचाई जाती है और आप जब उस पर गलत वेबसाइट पे, है ना, उस क्लोन पे जब आप अपनी सूचना दे देते हैं तो आपके साथ किस तरह का क्राइम हो रहा होता है? फिशिंग। स्पैम एक बहुत बड़ा क्राइम है। स्पैम क्या होता है? लगातार अवांछित या गलत डाटा भेजकर किसी को परेशान करना अथवा बैंडविड्थ का उपयोग कर लेना स्पैमिंग कहलाता है, ठीक है। अपराधी इसका उपयोग व्यक्ति का समय और बैंडविड्थ को व्यर्थ में बर्बाद करने के लिए होता है। होता क्या है इसमें? आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईमेल का इंतजार है और उसी दिन मैंने आपको 10,000 ईमेल भेज दिए। अब जो महत्वपूर्ण ईमेल है वो इस जंक में, इस जो ढेर है ईमेल्स का, उसमें कहीं छुप जाएगा। ये चीज़ स्पैमिंग होती है। स्पैमिंग जो है वो अब, हालांकि आप आजकल तो बहुत रोक लिया है, जैसे जीमेल तो दावा करता है कि 90% स्पैम ईमेल्स को वो उसने रोक लिया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उन्होंने प्रोग्राम्स यूज़ किए हैं। तो स्पैमिंग अब तो खैर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई है। वैसे स्पैमिंग कुछ समय पहले तक, आज से 3-4 साल पहले तक काफ़ी एक बड़ा समस्या बन गई थी। ATM फ्रॉड्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ATM, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जो कीपैड है उसके ऊपर एक नकली कीपैड लगा दिया जाता है। ये जहाँ पर आप कार्ड इंसर्ट करते हैं उसके ऊपर एक नकली कार्ड इंसर्ट करने की डिवाइस लगा दी जाती है। इनको स्कीमर कहा जाता है ना। ये जो डिवाइसेस हैं इनको स्कीमर कहा जाता है। तो आपके ATM कार्ड की गुप्त सूचनाओं को चुराकर जालसाजी करना ATM फ्रॉड कहलाता है। इसके लिए कैमरा, स्कीमर आदि का उपयोग किया जाता है। कभी भी आप ATM जाएं तो आप देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कीमर रखा हुआ। स्कीमर चिपकाया नहीं जाता है, सीधा रखा ही जाता है इसके ऊपर ना, तो आप उसको हिला डुला के देख सकते हैं। और ये भी आप हल्का सा बाहर निकालेंगे तो निकल जाएगा यदि लगा होगा स्कीमर तो। और कैमरा जो है ऊपर आपके ATM में जो लगा हुआ है, जो वो देख लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस कीपैड की ओर है या स्क्रीन की ओर है, क्योंकि कैमरा वहाँ पे होना नहीं चाहिए, है ना। नहीं तो कैमरे में तो हर कोई अपना जो पिन डालता है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कैमरा, स्कीमर आदि के उपयोग से इस तरह से जो ATM फ्रॉड किया जाता है वो बहुत ही प्रिवलेंट है। अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग पकड़ाते भी रहते हैं और लोग, बहुत अवेयरनेस की भी ज़रूरत है इसमें। मोबाइल फ़ोन हैकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हो गई है। बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं ऐसे जो दूसरे के मोबाइल में आप एक छोटा सा फोटो या कुछ लिंक भेज के आप दूसरे के मोबाइल को हैक कर सकते हो। बहुत इजी सा हो गया है और बहुत ही ये खतरनाक हो गया है, क्योंकि मोबाइल से ही सारे लोग अपना ATM कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल से ही अपना पूरा बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में उनके अपनी प्राइवेट चीज़ें भी रहती हैं, पूरे ईमेल्स वगैरह सब कुछ एक्सेस करते हैं। तो सारा डेटा, सब कुछ, सारी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण चीज़ें, सब कुछ आदमी अपने मोबाइल में रखता है। अब वही मोबाइल यदि हैक हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो आपके मोबाइल का डाटा अवैध रूप से चुराना या आपके मोबाइल पर सतत निगाह रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, हैकिंग कहलाता है। मोबाइल फ़ोन हैकिंग कहलाता है। अपराधी इसके द्वारा आपकी गुप्त सूचनाएं जैसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी या बैंकिंग डिटेल्स ये सब चुरा सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन हैकिंग के बारे में आप थोड़ा सा इंटरनेट पर पढ़ भी लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी हासिल करिएगा और अपने आप को इसमें सुरक्षित भी रखना है, सावधानी रखनी है।
सुरक्षा के जो नॉर्मल उपाय है वो हम लोग कर सकते हैं। लीगल एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए, पायरेटेड का यूज़ नहीं करना चाहिए। लीगल एंटीवायरस का यूज़ करेंगे तो आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, उसे क्वारंटीन कर लिया जाएगा या फिर उसे डिलीट कर दिया जाएगा, है ना। अनावश्यक सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल कर दें। अनावश्यक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ज़रूर है। अब वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यदि आपको जानकारी नहीं है, अनट्रस्टेड है, तो फिर उसको हटा देने में ही भलाई है। सिस्टम की इंफॉर्मेशन का या अपने डेटा का नियमित रूप से बैकअप लेते रहें, ताकि कभी भी आपके कंप्यूटर में वायरस आए, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़े तो आपका डेटा कहीं नहीं जाए। सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेक करते रहें, हमेशा हाई रखें, ठीक है। अपना पूरा नाम और पता किसी अनजान यूज़र को शेयर न करें। वैसे हम लोग देख रहे हैं ये चीज़ कि आजकल लोग बाग बिल्कुल घबराते नहीं है अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी किसी अन्य व्यक्ति को देने में, अनजान व्यक्ति को देने में। इंटरनेट पे आजकल घबराते नहीं है। बहुत सारे मोबाइल ऐप भी अपने मोबाइल में जब डाउनलोड करते हैं तो वो जितने परमिशन मांगता है आँख मूंद के देते रहते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ना, थोड़ी सी असावधानी अपने लिए दिक्कत दे सकती है। इंटरनेट प्राइवेसी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें, खासतौर से ये अगर आप फेसबुक वगैरह ये सब यूज़ कर रहे हैं तो प्राइवेसी सेटिंग्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फायरवॉल्स का इस्तेमाल करें, पॉपअप ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल क्या करता है, आपके कंप्यूटर में कोई भी ऐसी चीज़ आने से रोकता है आपके इंटरनेट के द्वारा जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परमिट नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा है हमारे लिए। तो फायरवॉल्स को हमेशा ऑन रखिए, है ना। और पॉपअप ब्लॉकर्स, पॉपअप से वायरस बहुत आते हैं, तो पॉपअप ब्लॉकर जो है वो हमेशा एक्टिवेटेड रखना चाहिए। सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें, ठीक है। ईमेल द्वारा आए अटैचमेंट्स को सावधानी पूर्वक ओपन करें, क्योंकि ईमेल से भी बहुत सारे जो है वो वायरस भेज दिए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उपयोग करें। देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उपयोग करें जो आसानी से हैक नहीं किया जा सके। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा भी बहुत सारे पासवर्ड्स ले लिए जाते हैं। जैसे पासवर्ड इंसान रखेगा कैसा, 100-200 इससे ऊपर के इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो हर कोई पासवर्ड क्या रखेगा ये सब हैकर्स दिमाग रीड कर लेते हैं, ठीक है। आपसे थोड़ी देर बातें करेंगे, चैटिंग करेंगे वगैरह वगैरह, आपका पासवर्ड पता लगा लेते हैं, और नहीं तो फिर किसी अन्य तरीके से बातचीत करके, किसी अन्य तरीके से वो आपका पासवर्ड निकाल सकते हैं। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल। और इसलिए अपने को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर हों, जिसमें नंबर्स हों, जिसमें कैपिटल लेटर्स हों, जिसमें स्मॉल लेटर्स हों, वगैरह वगैरह, सब कुछ एकदम घाल-मेल करके। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखने में आती है कि जैसे हम लोग 25 पासवर्ड बनाए हुए हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग अब एक ही पासवर्ड हर जगह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 25 पासवर्ड याद नहीं रख पाएंगे। तो एक बार पासवर्ड हमारा जाता है तो फिर हर जगह से चला जाता है हमारा पासवर्ड। ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें, पासवर्ड को बार बार बदलते भी रहें। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग ओरिएंटेशन ले लेते हैं। भारत दुनिया का पहला देश था जहां पे आईटी एक्ट लागू हुआ था, सूचना प्रौद्योगिकी नियम, ये अधिनियम, ये 2000 में हुआ था, है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, ये भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, एक एक्ट है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संकल्प के बाद भारत ने मई 2000 में पारित कर दिया और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी करके इसे लागू कर दिया। तो आईटी एक्ट कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के माध्यम से संशोधित भी किया गया है, जिसे 23 दिसंबर को भारतीय संसद में दोनों सदनों में पारित कर दिया गया था। तो इसका एक संशोधन आईटी एक्ट 2000 संशोधन अधिनियम 2008 ये आया 23 दिसंबर 2008 को। तो संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको क्यों अमेंड हो रहा है ये? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया तेजी से बदल रही है, क्राइम्स करने का तरीका बदल रहा है, इसलिए हमारे आईटी एक्ट में भी संशोधन की जरूरत बार बार पड़ सकती है। तो 2008 में ये संशोधित भी हुआ था, ये आईटी एक्ट 2000। अधिनियम का उद्देश्य क्या है? अधिनियम का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता दी जाए। आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ईमेल्स हैं वो बहुत सारे ऑफिस में, मैक्सिमम ऑफिस में वो ऑफिशियली माने जाते हैं, यानी आप गवर्नमेंट ईमेल से आप मेल कर देंगे तो उनकी वही मान्यता होती है जो साइंड लेटर्स की होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता भी है। डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता हो गई है। अपराध और उल्लंघन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी धाराएं भी हैं आईटी एक्ट में कि किस तरह के अपराध होंगे तो किस तरह की सजाएं होंगी, है ना। साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था है पूरी की पूरी, और ये पूरा कोर्ट में
जो है वो पेश किए जाते हैं इस तरह से इनके इस आईटी एक्ट के बेसिस पे। तो आज हम लोगों ने देखा साइबर क्राइम के बारे में। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हम लोगों ने इस लेसन में सीखा है, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।